नमस्कार। आज हम एक ऐसे लेख पर बात करने वाले हैं जिसने अपने टाइम में कह सकते हैं तहलका मचा दिया था। जी हाँ। एल्बर्ट हबर्ट का ए मैसेज टू गार्सिया। जी हाँ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये काम के प्रति जो निष्ठा होती है, पहल करने की क्षमता, जिम्मेदारी, उस पर एक बहुत ही असरदार नजरिया है। बिल्कुल। हमारी ये जो बातचीत है, ये 1914 में छपी किताब के कुछ हिस्सों पर आधारित है। उसमें हबर्ट की अपनी एक टिप्पणी भी है, अपोलोजिया करके। हाँ, उन्होंने अपनी सफाई दी है उसमें। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस छोटे से लेख में ऐसा था क्या कि ये रातों रात इतना फेमस हो गया, और इसका असली संदेश वो क्या है। और ये बात है भी कमाल की, है ना। मतलब कहते हैं हबर्ट ने इसे सिर्फ 1 घंटे में लिखा था, सोचिए। सिर्फ 1 घंटा। और उनके जीते जी इसकी 4 करोड़ से ज्यादा कॉपियां छपी। 4 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। दुनिया भर की फौजें, बड़े बड़े बिजनेस, सबने से हाथों हाथ लिया। तो चलिए देखते हैं क्या है संदेश में ऐसा खास। जरूर। तो कहानी का बैकग्राउंड है स्पेनिश अमेरिकी युद्ध का समय। जी। अमेरिका के राष्ट्रपति को क्यूबा में जो विद्रोही नेता थे गार्सिया, उनसे फौरन संपर्क करना था। लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी। मुश्किल क्या थी? मुश्किल ये कि गार्सिया क्यूबा के पहाड़ों में कहीं छिपे हुए थे। किसी को पक्का पता नहीं था कि वो हैं कहाँ। अच्छा, मतलब एकदम ऑफ द ग्रिड। बिल्कुल। ना कोई चिट्ठी पहुंच सकती थी, ना टेलीग्राफ, कुछ नहीं। पर राष्ट्रपति को उनकी मदद चाहिए थी, और वो भी जल्दी। सिचुएशन काफी नाजुक थी। हाँ, जरूरत बहुत थी। तभी किसी ने राष्ट्रपति को एक नाम सुझाया, रोवन। रोवन। कहा गया कि भाई अगर कोई गार्सिया को ढूंढ सकता है तो वो यही आदमी है। तो रोवन को बुलाया गया और उन्हें गार्सिया तक एक खत पहुंचाने का ये मुश्किल काम सौंपा गया। एक तरह का सीक्रेट मिशन। हाँ, कह सकते हैं। हवर्ड इसकी बहुत बारीक डिटेल्स तो नहीं बताते, लेकिन जो बताते हैं वो काफी नाटकीय है। क्या हुआ? रोवन ने वो खत लिया, उसे पानी से बचाने के लिए एक मोमजामे की थैली में ठीक से लपेटा, अपनी सीने से बांध लिया। अच्छा। फिर 4 दिन के अंदर रात के अंधेरे में एक छोटी सी नाव से क्यूबा के तट पर उतर गए। अकेले? हाँ, वहां से वो घने जंगलों में गायब हो गए, और फिर 3 हफ्ते बाद द्वीप के दूसरे छोर से निकले। 3 हफ्ते? हाँ, सोचिए, दुश्मन के इलाके से पैदल चलकर, और आखिर में उन्होंने गार्सिया को वो खत सौंप दिया। कमाल है। मतलब मिशन पूरा किया। बिल्कुल। और यही हबर्ड अपनी बात पर आते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। उनके लिए सबसे अहम बात ये थी कि राष्ट्रपति मैकिनले ने रोवन को गार्सिया के लिए खत दिया, और रोवन ने खत लेकर ये नहीं पूछा वो हैं कहाँ। हाँ, ये पॉइंट वो बार बार उठाते हैं। हबर्ड के नजरिए में असली हीरोपंती, असली नायकत्व यही है। बिना फालतू सवाल किए, बिना हिचकिचाए, जो काम सौंपा गया है उसे चुपचाप और पूरी काबिलियत से कर देना। हबर्ड तो इतने प्रभावित थे इससे कि उन्होंने लिखा कि रोबिन जैसे आदमी की कांसे की मूर्ति हर कॉलेज में लगनी चाहिए। अच्छा, मूर्ति? हाँ, उनका मानना था कि नौजवानों को किताबी ज्ञान रटने से ज्यादा अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत करने की जरूरत है। रीढ़ की हड्डी से उनका मतलब था चरित्र की मजबूती, है ना? हाँ, बिल्कुल। ऐसी मजबूती जो उन्हें भरोसे के काबिल बनाए, फौरन एक्शन लेने वाला बनाए, अपनी पूरी ताकत एक मकसद पर लगाने वाला बनाए, और काम पूरा करके ही दम ले। मतलब गार्सिया तक संदेश पहुंचाए। ये रीढ़ की हड्डी वाली बात दिलचस्प है। हबर्ड दरअसल रोविन की कहानी को एक बड़े कैनवस पर इस्तेमाल कर रहे थे। वो इसके जरिए उस रवैये पर चोट कर रहे थे जो उन्हें अपने आसपास के काम करने वालों में अक्सर दिखाई देता था। हाँ, वो कार्यस्थल में जो आम सुस्ती और टालम टोल दिखती है ना, उससे काफी निराश लगते हैं। वो लिखते हैं, लापरवाही भरा रवैया, मूर्खतापूर्ण असावधानी, भद्दी उदासीनता और आधे अधूरे मन से काम करने की आदत के बारे में। काफी सख्त शब्द है। हाँ, उन्हें लगता था कि ज्यादातर लोगों से काम करवाने के लिए या तो उन्हें मजबूर करना पड़ता है, या रिश्वत देनी पड़ती है, या फिर भगवान ही कोई चमत्कार कर दे। उन्होंने कोई उदाहरण भी दिया है इसका? हाँ, इसे समझाने के लिए उन्होंने एक बड़ा मजेदार, या शायद कहें चुभने वाला उदाहरण दिया है। अच्छा, क्या? सोचिए, आप ऑफिस में हैं, एक क्लर्क को बुलाते हैं और कहते हैं, जरा एनसाइक्लोपीडिया देखकर कुरेगियों की जिंदगी पर एक छोटा सा नोट बना दो। ठीक है, सीधा सा काम है। हाँ, पर हबर्ड शर्त लगाते हैं कि वो क्लर्क चुपचाप जी सर कहकर काम पर नहीं लगेगा। तो क्या करेगा? बल्कि सवालों की झड़ी लगा देगा। ये कुरेगियो कौन था, कौन सी एनसाइक्लोपीडिया, वो रखी कहाँ है, क्या मुझे इसी काम के लिए रखा गया है? अरे बाप रे। कहीं आप बिस्मार्क के बारे में तो नहीं पूछ रहे हैं? ये काम चार्ली से क्यों नहीं करवा लेते? क्या वो मर गया है? क्या जल्दी है? हाँ, मैं किताब ला देता हूँ, आप खुद ही देख लीजिए ना। आखिर आप जानना ही क्यों चाहते हैं? ये तो सवालों की लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही। सही कहा। मजे की बात यह है कि हबर्ड का अंदाजा है कि इतने सवालों के जवाब देने और समझाने के बाद भी वो क्लर्क शायद किसी और साथी से मदद मांगेगा और फिर लौटकर कहेगा कि ऐसा कोई आदमी मिला ही नहीं। मतलब काम फिर भी नहीं हुआ। हाँ,
हबर्ट कहते हैं हो सकता है मैं शर्त हार जाऊं, पर आम तौर पर ऐसा ही होता है। और हबर्ट का सुझाव क्या है ऐसी स्थिति में? मैनेजर क्या करे? हबर्ट कहते हैं कि अगर आप समझदार मैनेजर हैं तो आप उस क्लर्क को ये समझाने में वक्त बर्बाद नहीं करेंगे कि कोरेजियो सी से मिलेगा के से नहीं। तो आप बस मुस्कुराएंगे, कहेंगे चलो कोई नहीं, और जाकर खुद ही वो जानकारी निकाल लेंगे। आहा, मतलब मैनेजर खुद ही कर ले। हाँ, ये तो आज भी कई मैनेजर्स का दर्द बयां कर रहा है शायद। बिल्कुल, ये स्थिति तो बहुत जानी पहचानी सी लगती है। हबर्ट के लिए ये अपने आप काम न कर पाने की अक्षमता, ये नैतिक जड़ता, ये इच्छा शक्ति की कमी और ये खुशी-खुशी मदद करने और जिम्मेदारी उठाने से कतराना, यही वो सारी बातें हैं जो समाजवाद जैसे ऊंचे आदर्शों को बहुत दूर की कौड़ी बना देती हैं। उनका तर्क था कि भाई अगर लोग अपने फायदे के लिए ही ढंग से काम नहीं करते तो वो तब क्या करेंगे जब उनकी मेहनत का फल सबको बराबर मिलना हो। अच्छा, ये कनेक्शन भी देखा उन्होंने। हाँ, उन्हें लगता था कि सजा का डर, खासकर नौकरी से निकाले जाने का डर, जिसे वो द बाउंस कहते हैं, वही बहुत से कर्मचारियों को लाइन पर रखता है। यानी डर से ही काम होता, ये मान रहे थे वो। कुछ हद तक हाँ, उस दौर की सोच शायद ऐसी ही थी। उन्होंने और भी उदाहरण दिए हैं ऐसे कामचोर कर्मचारियों के। हाँ, दिए हैं। जैसे एक स्टेनोग्राफर का, जो न सही स्पेलिंग लिख सकती है, न कॉमा फुल स्टॉप ठीक से लगाती है और उसे लगता भी नहीं कि ये जरूरी है। अच्छा। या फिर एक अकाउंटेंट का, जिसे शहर में किसी काम से भेजो तो रास्ते में 4 शराब खानों में रुकता जाए और जब तक मेन रोड पर पहुंचे भूल ही जाए कि उसे भेजा क्यों गया था। अरे ये तो गड़बड़ है। और सवाल वही घूम फिर कर आता है, क्या ऐसे लोगों पर गार्सिया तक संदेश पहुंचाने का भरोसा किया जा सकता है? जवाब तो साफ है। हाँ, हबर्ट का जवाब साफ है, नहीं। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि हबर्ट उस दौर की सोच को दर्शा रहे हैं। मैनेजमेंट का नजरिया अक्सर कर्मचारियों के प्रति काफी सख्त होता था। आज शायद हम इन मुद्दों को अलग तरह से देखेंगे, है ना? ट्रेनिंग और मोटिवेशन पर ज्यादा जोर देंगे। सही कहा, आजकल पर्सपेक्टिव थोड़ा बदला है, लेकिन हबर्ट उन मालिकों या नियोक्ताओं के प्रति काफी हमदर्दी दिखाते हैं। हाँ, दिखाते हैं। जो ऐसे अस्त-व्यस्त नाकाराओं से, जैसा वो कहते हैं, काम लेने की बेकार कोशिश में वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। वो उस लगातार चलने वाली छटाई प्रक्रिया का जिक्र करते हैं। वीडिंग आउट प्रोसेस। हाँ, जो हर फैक्ट्री, हर दुकान में चलती रहती है। जहां जो लोग काबिल नहीं साबित होते, उन्हें हटा दिया जाता है और उनकी जगह दूसरों को मौका मिलता है। ये काफी हद तक योग्यतम की उत्तरजीविता जैसा लगता है। हाँ, उस दौर में ये सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस वाले विचार काफी प्रचलित थे, सोशल डार्विनिज्म जिसे कहते हैं, और हबर्ट के लेखन में उसकी झलक साफ मिलती है। उनका मानना था कि हर मालिक सबसे बेहतरीन लोगों को ही रखना चाहता है, वो लोग जो सच में गार्सिया तक संदेश ले जा सकते हैं। उन्होंने एक और दिलचस्प किरदार का जिक्र किया है, एक ऐसा आदमी जो है तो बहुत काबिल, प्रतिभाशाली, अच्छा, लेकिन न तो अपना खुद का बिजनेस चला पाता है, न किसी और के लिए काम कर पाता है। क्यों? क्या दिक्कत है उसमें? न किसी का हुक्म मान सकता है, न किसी को हुक्म दे सकता है। ओ, मतलब एक तरह का संदेह और अविश्वास हमेशा रहता है। हाँ, और अगर ऐसे आदमी को गार्सिया तक संदेश ले जाने को कहा जाए, हाँ, हबर्ट के मुताबिक उसका जवाब होगा खुद ले जाओ। तो फिर उसका क्या होता है? नतीजा, ऐसा आदमी आखिर में बेरोजगार घूमता है, सड़कों पर काम ढूंढता है, क्योंकि कोई उसे नौकरी पर रखने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। हाँ, वो असंतोष की एक जीती जागती मिसाल बन जाता है। हाँ, ये भी एक नजरिया है। हबर्ट कहते हैं कि ऐसे नैतिक रूप से बिगड़े हुए इंसान पर तरस आना चाहिए, जैसे किसी जिस्मानी तौर पर लाचार व्यक्ति पर आता है, पर जो बड़े बड़े कारोबार चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जिन्हें रोज ऐसे लोगों की उदासीनता, नासमझी और एहसान फरामोशी से जूझना पड़ता है। वो कहते हैं ये वही कर्मचारी हैं जो शायद भूखे और बेघर होते अगर ये मालिक ना होते। ये काफी तीखी टिप्पणी है। हाँ, बहुत तीखी। और इसी सोच को वो अपनी प्रस्तावना अपोलोजिया में और मजबूती देते हैं, खासकर वफादारी या निष्ठा के मामले में। क्या कहते हैं वो उसमें? वो लिखते हैं, अगर तुम किसी आदमी के लिए काम करते हो तो भगवान के नाम पर उसी के लिए काम करो, उसके बारे में अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और उसके साथ खड़े रहो, और उस संस्था के साथ खड़े रहो जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है। बहुत सीधी सपाट बात। हाँ, और वो आगे कहते हैं, मैं या तो पूरी सेवा दूंगा या बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। उनका मानना था कि 1 औंस वफादारी 1 पाउंड चतुराई से ज्यादा कीमती है, और सलाह देते हैं कि जिस संस्था का आप हिस्सा हैं उसकी बुराई कभी ना करें। ऐसा करके आप असल में खुद को ही छोटा करते हैं। ये बात तो आज भी बहुत से कॉर्पोरेट ट्रेनर्स कहते हैं। सही कहा। ये वफादारी का एक बहुत ही क्लासिक, शायद कहें तो थोड़ा सख्त नजरिया है।
बिना शर्त समर्थन। तो हबर्ड का निचोड़ क्या है? मतलब कौन है वो आदर्श कर्मचारी? उनके हिसाब से वो आदमी जो चुपचाप खत लेता है, बिना बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछे और उसे पहुंचाने के पक्के इरादे से निकल पड़ता है। जैसे रोवन? हाँ बिल्कुल। हबर्ड कहते हैं ऐसे आदमी को कभी नौकरी से निकाला नहीं जाता, न ही उसे अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए हड़ताल करनी पड़ती है। पूरी सभ्यता, पूरी तरक्की ऐसे ही लोगों की एक लंबी बेचैन तलाश है। हर जगह ऐसे लोगों की जरूरत है। हाँ, हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में, हर दफ्तर, दुकान, फैक्ट्री में दुनिया ऐसे लोगों के लिए पुकार रही है। हबर्ड के शब्दों में, ऐसे आदमी की सख्त जरूरत है जो गार्सिया तक संदेश पहुंचा सके। अब आते हैं इस लेख की कामयाबी की हैरत अंगेज कहानी पर। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। जैसा हमने शुरू में बताया, हबार्ड ने ये 22 फरवरी 1899 यानी जॉर्ज वॉशिंगटन के जन्मदिन की शाम को लिखा। हाँ, और वो उस दिन काफी थके और चिढ़े हुए थे। हाँ, वो दिन भर कुछ सुस्त गांव वालों को काम पर लगाने की कोशिश करके बुरी तरह थक चुके थे। और फिर कहते हैं चाय पीते वक्त उनके बेटे बर्ट ने यूं ही कह दिया कि क्यूबा युद्ध का असली हीरो तो रोवन था। अच्छा, बेटे ने कहा? हाँ, कि वो अकेला गया और काम पूरा करके आया, गार्सिया तक संदेश पहुंचाया। बस हबार्ड को लगा जैसे बिजली कौन गई हो। उन्होंने सोचा, हाँ, लड़का सही कह रहा है। असली हीरो वही है जो अपना काम करता है, जो गार्सिया तक संदेश पहुंचाता है। और वो लिखने बैठ गए। फौरन मेज से उठे और 1 घंटे के अंदर ए मैसेज टू गार्सिया लिख डाला। उन्होंने खुद इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था शुरू में। तभी तो हेडिंग भी नहीं दी थी। हाँ, मार्च की फिलिस्टिन मैगजीन में इसे बिना किसी हेडिंग के ही छाप दिया। लेकिन फिर जो हुआ वो कमाल था। हाँ, मैगजीन की एक्स्ट्रा कॉपियों के ऑर्डर आने लगे। पहले दर्जन, फिर 50, फिर 100। डिमांड बढ़ने लगी। जब अमेरिकन न्यूज कंपनी ने 1000 कॉपियों का ऑर्डर दिया, तब हबर्ड ने अपने एक असिस्टेंट से पूछा कि भाई ये कौन सा आर्टिकल है जिस पर इतनी डिमांड आ रही है। और जवाब मिला? असिस्टेंट का जवाब था, ये गार्सिया वाली चीज है। गार्सिया वाली चीज? हाँ, और फिर तो हद ही हो गई। अगले दिन न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल रोड के जॉर्ज एच डेनियल्स का टेलीग्राम आया। अच्छा, रेल रोड कंपनी का? हाँ, उन्होंने पूछा, रोवन वाले लेख की 1 लाख कॉपियां पुस्तिका के रूप में छापने का क्या रेट होगा? पीछे हमारे एम्पायर स्टेट एक्सप्रेस का ऐड होगा और कितनी जल्दी भेज सकते हैं? 1 लाख कॉपियां एक साथ? हबर्ड के छोटे से प्रिंटिंग प्रेस के लिए ये तो पहाड़ जैसा काम था। उन्होंने जवाब दिया कि इसमें तो 2 साल लग जाएंगे। हाँ, 2 साल? तो नतीजा ये हुआ कि हबर्ड ने डेनियल्स को खुद ही इसे छापने की इजाजत दे दी। और डेनियल्स ने क्या किया? डेनियल्स ने इसे लाखों की तादाद में छपवाकर बांटा। कहते हैं उन्होंने 5-5 लाख के कई बैग छपवाए। लाखों में? इसके अलावा ये लेख 200 से ज्यादा मैगजीन और अखबारों में दोबारा छपा और दुनिया की लगभग हर भाषा में इसका अनुवाद हुआ। इसकी पहुंच तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गई। बिल्कुल। जब डेनियल्स अमेरिका में ये पुस्तिकाएं बांट रहे थे, उसी दौरान रूसी रेलवे के डायरेक्टर प्रिंस हिलाकॉफ अमेरिका के दौरे पर थे। अच्छा, रूसी डायरेक्टर। उन्होंने डेनियल्स के पास ये पुस्तिका देखी और इसमें दिलचस्पी ली, शायद इसलिए भी कि इसे इतनी भारी संख्या में छापा जा रहा था। सोचा होगा कोई खास बात है। रूस लौटकर प्रिंस हिलाकॉफ ने इसका रूसी में अनुवाद करवाया और रूस के हर रेल कर्मचारी को इसकी एक कॉपी दी। हर रेल कर्मचारी को? हाँ, फिर क्या था, रूस से ये जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, तुर्की, हिंदुस्तान और चीन तक पहुंच गया। वाह, पूरी दुनिया में फैल गया। और एक और दिलचस्प बात है। क्या? रूस जापान युद्ध के दौरान मोर्चे पर जाने वाले हर रूसी सैनिक को इसकी एक कॉपी दी जाती थी। सैनिकों को भी? हाँ, जब जापानी सैनिकों ने रूसी कैदियों के पास ये पुस्तिकाएं देखी तो उन्हें लगा कि ये जरूर कोई काम की चीज होगी। तो उन्होंने भी अपना ली। उन्होंने फौरन इसका जापानी में अनुवाद करवाया और फिर जापान के सम्राट मिकाडो के हुक्म पर सरकार के हर कर्मचारी, चाहे वो फौजी हो या आम नागरिक, सबको इसकी एक कॉपी दी गई। मतलब दुश्मन से मिली चीज को भी अपना लिया। हाँ, यानी ये छोटा सा लेख देखते ही देखते एक ग्लोबल फिनोमेनन बन गया। बिल्कुल। हबर्ड के अपने अनुमान के मुताबिक उनके जीवन काल में इसकी 4 करोड़ से ज्यादा कॉपियां छपी। 4 करोड़, यह आंकड़ा बार बार चौंकाता है। हाँ, वो खुद मानते थे कि इतिहास में शायद ही किसी और साहित्यिक रचना का इतना बड़ा प्रसार हुआ हो, और इसका श्रेय वो किस्मत को देते थे, भाग्यशाली दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला। वाकई 1 घंटे में लिखी गई चीज का इस तरह दुनिया भर में फैल जाना किसी अजूबे से कम तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें, ए मैसेज टू गार्सिया का जो संदेश आज भी गूंजता है वो है पहल करना, भरोसेमंद होना, वफादार होना और बिना बहाने बनाए या फालतू सवाल पूछे बस काम पूरा करना। हाँ, रोवन की कहानी इसी का प्रतीक है।
ये जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा का एक सीधा सरल आवाहन है। ये बात तो है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि हबर्ड का नजरिया काफी हद तक मालिक या नियोक्ता के पक्ष में है। हाँ, वो झुकाव तो दिखता है। और वो बिना सवाल किए हुक्म मानने पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। आज के दौर में ये रवैया थोड़ा खटक सकता है। सही है। फिर भी सोचने वाली बात यह है कि पहल करने और जिम्मेदारी लेने वाले गुण तो आज भी उतनी ही जरूरी हैं, शायद ज्यादा ही। हाँ, ये गुण तो हमेशा ही अहम रहेंगे, पर शायद आज गार्सिया तक संदेश ले जाने का मतलब थोड़ा बदल गया हो सकता है, बहुत मुमकिन है। आज के वर्किंग कल्चर में या अलग अलग संस्कृतियों में शायद इसका मतलब सिर्फ आंख बंद करके आदेश मानना न हो। तो फिर क्या हो सकता है? शायद सोच समझकर, जानकारी के साथ, एक्टिव होकर अपना योगदान देना। सवाल पूछना भी तो सीखने और बेहतर करने का एक तरीका माना जाता है आजकल। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो जो जिम्मेदारी लेने वाली बात है वो आज भी उतनी ही अहम है। हबर्ड का ही एक और कथन है जो किताब के आखिर में मिलता है और सोचने पर मजबूर करता है। कौन सा? पूरी स्वतंत्रता में काम करना और साथ ही ये जानना कि जिम्मेदारी ही स्वतंत्रता की कीमत है, यही मुक्ति है। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का संतुलन। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है कि आज के संदर्भ में इसके क्या मायने हैं, ये संतुलन कैसे साधा जाए। ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।